हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जेटेट की मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहले वीडियो में हम लोग पूरा मैथ का सिलेबस को डिस्कस किया, तो आज उससे आगे हम लोग मैथ के पहले चैप्टर के थ्योरी को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर था संख्याओं का परिचय। तो आज इससे जितने भी थ्योरी बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। संख्याओं का परिचय, आप इसको नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, आपको पता है 1 to 5 और 6 to 8 के मैथ को हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो जेटेट हो गया, चाहे सीटेट हो गया, चाहे जितने भी स्टेट के टेट्स हो गए। तो 1 to 5 पेपर 1 और 6 to 8 पेपर 2 के मैथ को हम लोग पूरे कवर करेंगे। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संख्या के दो प्रणाली होते। कितने प्रणाली होते? दो प्रणाली होते हैं। पहले प्रणाली को बोलते हैं भारतीय प्रणाली, और दूसरे को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा। ये भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अंतर क्या है? तो अंतर ये है, एक संख्या मैंने लिखा 4 6 7 9 6 8 4 3 2, मैंने एक संख्या लिखा। अगर इसके भारतीय प्रणाली के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय प्रणाली के अनुसार अगर इसका नामकरण करे तो ये मेरा इकाई है, आपको पता होगा, इसको वंश बोलते हैं। ये मेरा दहाई है, ये सैकड़ा है। आपको लगता है ये क्यों बता रहे हैं? तो मैथ को पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल तक के प्रश्न को हम लोग समझेंगे। ये मेरा 10,000 है, सॉरी 1000 है। ये 6 मेरा 10,000 हो जाएगा। 9 हो जाएगा लाख। 7 हो जाएगा 10 लाख। 6 हो जाएगा, फिर 6 है, ये करोड़ हो जाएगा। और ये जो 4 दिख रहा है ये 10 करोड़ हो जाएगा। आपको ये पता होगा। और भी संख्याएं होती तो 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब आगे चलती। तो मेनली भारतीय प्रणाली आपको पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हो गया भारतीय प्रणाली। इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर यही नंबर को अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे बनाएंगे? यही नंबर को 4 6 7 9 6 8 4 3 2, इस नंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार से बोलेंगे? तो ये जो मैंने ये कर दिया, इसको तो इकाई बोलेंगे ज्यों का त्यों, इसको भी दहाई बोलेंगे, इसको सैकड़ा बोलेंगे, ये जाएगा 1000, ये जाएगा 10,000। और यहां ध्यान देने बात यहां पे ये है कि ये जो लाख है, इसमें यहां पे लाख ना बोल के 100,000 बोलते। क्या बोलते हैं? 100,000। भारतीय प्रणाली में जो लाख है, लाख कौन है? लाख हमारा 9 है। तो 9 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहां पर 9 को लाख ना बोल के 100,000 बोलते, किसमें? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में।
किसी भी संख्या के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लाख को 100,000 बोलते हैं, और जो 10 लाख है उसको मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन। अब यहां पर 1 मिलियन, यहां पर किस क्या बोलते हैं? 10 लाख। भारतीय प्रणाली में 7 को 10 लाख बोलते हैं, पर यहां पर 7 को 1 मिलियन बोलते हैं। अब ये जो 6 है इसको 10 लाख, यहां पर 6 क्या है? करोड़ है, तो करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं। 10 मिलियन। और जो यहां 10 करोड़ है इसको 100 मिलियन बोलते हैं। तो बस अंतर यहां से है। यहां पे लाख को 100,000 बोलते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं और 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं। ये भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ये अंतर होते हैं। अगर इसी नंबर को लिखेंगे 4 6 7 9 6 8 4 3 2, इस नंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अगर शब्दों में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? शब्दों में। तो किस प्रकार से लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन को इतना कवर करेंगे। 467 मिलियन। मिलियन के बाद 968 968,432। ये किसी नंबर को अंतरराष्ट्रीय में शब्दों में बताए तो मिलियन तक जाएगा, तो 467 मिलियन, 968,000 और 432। अगर इसको भारतीय प्रणाली में क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या बोलेंगे? 46 करोड़, 46 करोड़ 79 लाख 68,432। अब इसमें अंतर देखिए, ये हमारा हो गया भारतीय प्रणाली में शब्दों में, और ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली शब्दों में। 46 करोड़ 79 लाख 68,432, परंतु अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 467 मिलियन 968,432। तो ये अंतर को समझना है कि संख्या की 2 प्रणालियां होती है, भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। समझ में आ गया होगा? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको हम मिटा सके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, संख्याओं के मान के बारे में समझ जाएंगे कि संख्याओं के मान किस प्रकार से निकालते हैं। अब यहां पर समझिए, संख्याओं के मान, संख्याओं के मान, इसमें क्या है? तो 2 मान होते हैं, जैसे कि मैंने यहां संख्या लिखा 4 9 6 7। 2 मान होते हैं, आपको पता है, बचपन से पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको वास्तविक मान भी कहते। इस नंबर में अगर हम लोग प्रत्येक नंबर का स्थानीय मान निकालेंगे कि 7 का स्थानीय मान निकालिए, 6 का स्थानीय मान निकालिए, 9 का निकालिए और 4 का निकालिए। इस नंबर में अगर 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा? अब जातीय मान क्या होगा? अगर यहां पे स्थानीय मान निकालेंगे और यहां जातीय मान निकालेंगे, किस प्रकार से निकलेगा? तो आप समझिएगा,
अगर स्थानीय मान पूछता है तो आपको पता है कि ये इकाई में है, इकाई से 1 से मल्टीप्लाई होता है 1 से, तो आता है 7, बच्चों में पढ़े होंगे। फिर 6 का 10 से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है 60। फिर 9 को 100 में है उसका स्थान, तो 100 से मल्टीप्लाई होता है तो 900 हो जाता है। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई होता है तो 4000 हो जाता है। ये आप बचपन में पढ़ेंगे। तो ये हो गया स्थानीय मान। अगर तो ये ऐसे हम लोग को नहीं निकालना है, ऐसे हम लोग को नहीं निकालना है, ये बचपन हम लोग पढ़े होंगे। तो निकालना कैसे, तो बस ऐसे ही समझना है कि 7 के बाद कुछ नहीं है तो उसका स्थानीय मान 7। 6 का स्थानीय मान 6 के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 0 लगाएंगे तो 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा। अब 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 के बाद मैंने यहां लिखता हूं फिर से 4 9 6 7, मैं निकाल रहा हूं 9 का, तो 9 के बाद कितने अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 0 लगाएंगे। अगर 4 का निकालेंगे तो 4 लिख लेंगे, सबसे पहले जिसका निकालना है उसको लिख लेंगे। 4 के बाद कितना अंक, 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 अंक है तो 3 0 लगाएंगे। बस किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो एक और नंबर ले लेते हैं। अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो पहले आप 6 लिख लीजिए। 6 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 0 लगा दीजिए। फिर 7 का निकालना है तो 7 लिख लीजिए, कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगा। तो स्थानीय मान निकालना है किसी भी अंक का तो आप उस अंक को पहले लिख लीजिए, उसके बाद जितने भी अंक है उतना 0 लगा दीजिए। अगर 4 का निकालना है स्थानीय मान तो 4 लिख लीजिए, इसके बाद कोई अंक है नहीं है तो 4 का स्थानीय मान 4 ही। ये हुआ स्थानीय मान। अगर जातीय मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यही नंबर को 4 9 6 7। तो जातीय मान में कुछ नहीं करना है, जिसका जातीय मान पूछेगा वो एकदम सेम टू सेम होता है। बस 7 का जातीय मान 7, 6 का जातीय मान 6, 9 का जातीय मान 9, 4 का जातीय मान 4। तो जातीय मान जिसका पूछेगा उतना ही उसका जातीय मान होगा। स्थानीय मान समझ चुके हैं आप। तो 2 मान होते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे मैंने यहां संख्या लिखा है, यहां बड़ी अंक छोटी अंक। मैंने एक चार्ट बनाया, समझिएगा। मैंने यहां बोला कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, बोला एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, आपको पता है, और छोटी संख्या 1 होगा, ये भी आपको पता है। अगर बोलेंगे दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको जितना अंक का पूछेगा उतना 9 लगाना है। अब छोटी संख्या में क्या करेंगे, तो 2 अंक का पूछेगा तो आप 1 लिखिएगा, एक तो आपको लिखना ही लिखना है। अब 2 अंक में कई अंक घट रहा है, एक अंक घट रहा है तो 1 0 लगा देंगे। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 को 9 लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। अब छोटी संख्या में तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब यहां 3 अंक बोला है तो 1 लिख दिए, कई को घट रहा है, 2 घट रहा है, 2 0 लगा दो। समझ में आ गया। वैसे 4 अंक का पूछेगा, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 को 9 लगाना है। अब सबसे छोटी संख्या तो 1 आप लिख लीजिए, कितना घट रहा है 4 में, 1 लिखा चुका है, 3 घट रहा है, 3 0 लगाइए। तो जितना अंक का पूछेगा बड़ी संख्या उतना 9 लगाना है, और जितना अंक का छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख के, 5 अंक का पूछेगा तो 1 आप लिखिएगा, 4 0 लगाइएगा। 6 अंक का छोटी संख्या तो 1 लिख के 5 0 लगाइएगा। इस प्रकार से बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप समझ में आ गए। इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, बोल देगा 9 अंक की बड़ी संख्या, 9 अंक की बड़ी संख्या
9 नहीं, सॉरी 9 ज्यादा हो जाता है। 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटाइए। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटाइए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या घटाइए। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 ठन नाम लिखिए आप। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अब इसको क्या बोल रहा है यहाँ पे, घटाइए। तो तुरंत आप घटा दीजिए। 9 में 0 गया 9, 9 में 1 गया 8 और 9 का 9, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 3 अंक की, यहाँ पे 3 अंक क्या कर रहे हैं, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 5 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटाइए। तो इस प्रकार से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आप इसमें गुना भी, सवाल यह भी आ सकता है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 5 अंक की सबसे छोटी संख्या को जोड़िए, तो आप यह जोड़ दीजिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या को में, मतलब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या को गुना कीजिए, तो आप यहाँ गुना कर देंगे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में गुना कीजिए, तो गुना कर देंगे, एक तो 0 लगा देंगे। तो जोड़ घटाव गुना तीनों से प्रश्न बन सकते हैं। समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बताया कि छोटी और बड़ी संख्या से। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्याएं। रोमन संख्या को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रोमन संख्या, रोमन संख्याएं भी आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता है 1 कैसे लिखाता है, ऐसे 1 होता है, ये 2, बस मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपका जो भूल गए होंगे वो याद आ जाए। 6 7 8 9 और ये 10, बस आपको यह दिमाग में रखना है। इस प्रकार से रोमन संख्याएं लिख। अब यहाँ पे लिख देंगे 20। आपको पता है 2 हो जाता है 20 में, 30 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब 40 और 50 का क्या होगा, तो 50 का L होता है। आपको याद रखना कि 50 को रोमन में L लिखते हैं। अगर 40 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो L में 10 को पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब 100 का क्या होता है, तो 100 का C होता है। बस आपको याद रखना कि 100 को रोमन में C लिखते हैं। अब 100 से पहले 90 को क्या लिखेंगे, तो आप C लिख लीजिए और 10 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 90, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 200, तो डबल C हो जाएगा। अब 500 लिखना है तो 500 का D होता है। अब 1000 का क्या होता है, 1000 का M होता है। बस आपको ये याद रखना। अगर बोलेंगे 90, क्वेश्चन पूछ देता है कि 98 को रोमन में लिखें, तो पहले 90 लिखेंगे, ये 100, ये 90, ये 90 हो गया। अब 8 लिखेंगे, अब 8 लिखेंगे 5 6 7 8, तो ये हमारा 90 हो गया। अब 148 लिखना चाहिए, कैसे लिखेंगे, तो पहले 100 लिख लेंगे। अब इसके बाद 100 के बाद कितना बचा, 48, तो 40 लिखेंगे, तो पहले ये 50 और ये 40, तो ये हमारा 100 हो गया और ये मेरा 40 हो गया। तो यहाँ पे टोटल 140 मतलब 140 हो गया है। अब 8 लिखना बाकी है, तो 5 6 7 8, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, 148 को रोमन में लिख दिए। तो बस आपको रिकेप कर दी कि रोमन संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संख्याओं के प्रकार देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं के प्रकार, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इन सारी संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपको पता है, वैसी संख्या, या तो आप सिंपल बोल सकते हैं गिनती की संख्या को, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखने का जरूरत नहीं, पर लिख देता हूं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 कहां जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, बस ध्यान रखना है। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, तो गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने के बाद, जब सिंपल भाषा में लिख रहे हैं कि गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने के बाद जो संख्या बनती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे गिनती की संख्या ये है, उसमें जीरो शामिल कर देंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देंगे, प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक, टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या में, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने के बाद जो संख्या बनती है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर ली जाती है तो वो संख्या पूर्णांक बन जाती है। जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से चलेगा इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे शामिल करना क्या, ऋणात्मक संख्या। तो -1 -2 -3 -4 से चलेगा इन्फिनाइट तक। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर ली जाती है, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर ली जाती है तो वो पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। मैथ को एकदम इंटरेस्ट बना के पढ़ना है और बोझ तो लेना ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हमें इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो, यहां आप लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के रूप में हो, और जहां पर जो P और Q है, जहां P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और एक और कंडीशन है कि Q जो 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप देख लीजिए 4/5
अब यहाँ पूर्णांक लिखे हैं तो पूर्णांक में माइनस भी होता है तो माइनस भी ले लीजिए माइनस, ले लिए माइनस। क्यों जीरो भी नहीं है और पूर्णांक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं पूर्णांक में, तो नेगेटिव भी ले लिए। 5 माइनस 10। अब सर ये बोले 5 कैसे परमेय संख्या, p तो है लेकिन q नहीं है। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या के नीचे 1 हाइड होता है मतलब छिपा रहता है। कोई भी संख्या बोले 10 तो बोलेंगे p और q इसका बताइए, तो p तो हमारा 10 दिख रहा है साफ साफ, पर q क्या है, तो q हमारा 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, आपको पता होगा। तो ये 5 क्या है, परमेय संख्या है, और माइनस 10 भी क्या है, परमेय संख्या। समझ में आ गया, जो p और q के रूप में हो, और p और q होने क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q 0 कभी नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, परमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं अपरमेय संख्या। नेक्स्ट क्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो, p बटे q के रूप में ना हो तथा q 0 ना हो, ये दो कंडीशन होगा तो अपरमेय संख्या कहलाएगा। अब p बटे q के रूप में यहां बोला है ना हो, अगर हो तो परमेय संख्या और ना हो तो अपरमेय संख्या। जैसे क्या है, जैसे देख लेते हैं, p बटे q के रूप में ना हो -√3। कंडीशन क्या था कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। आपको किसी हालत में पूर्णांक दिख रहा है, ये तो पूर्णांक है ही नहीं। पूर्णांक किसे कहते हैं, संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान को पूर्णांक बोलते हैं, पर यहाँ तो रूट लगा हुआ है, तो p और q के रूप में तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, और q 0 नहीं है, ठीक है। -√5 ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक का √7। तो जो p और q के रूप में ना हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, देन p एंड q इज इंटीजर, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। नेक्स्ट देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। इसका डेफिनेशन क्या है, तो वैसी संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अब देखिए, जो अभाज्य संख्या है वो स्टार्ट होती है 2 से, ना कि 1 से। अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या मैंने लिखा है जो एक और स्वयं से कटे, 2 एक और स्वयं से कटता है, 3 एक और स्वयं से कटता है, 4 नहीं, 4 क्या होता है, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो 4 से भी कटता है, तो एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कटता है, ठीक है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे वो हो गया अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 4 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, तो 9 इसलिए नहीं होगा कि 1 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा कट रहा है। एक और स्वयं से कटने वाली संख्या प्राइम संख्या कहलाती है, ठीक है, प्राइम नंबर कहलाती है। तो 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 ऐसे चलेगा। तो वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। अब चलेंगे भाज्य संख्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाज्य संख्या थ्योरी थोड़ा लंबा चलेगा। भाज्य संख्या
ये क्या है? तो ये डिविजिबल नंबर है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से भी कटे। वैसी प्राकृत संख्या जो एक स्वयं तथा अन्य संख्याओं से भी कटे या संख्याओं से भी विभाजित हो, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे बोलेंगे 4 देखिए एक से भी कट रहा है, स्वयं से तो कट रहा है, और इसके अलावे 2 से भी कट रहा है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बोलेंगे 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावे 2 अन्य संख्याएं से भी कट रही है। कौन संख्या? 6। बोलेंगे 9 1 से भी कट रही है, 3 से, 9 से। तो 1 और 9 के अलावे 3 से भी कट रहा है, वो क्या कहते हैं? 9 क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आ गया अभाज्य और भाज्य में डिफरेंस? या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से भी कटे वो भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सम संख्या विषम संख्या। आपको पता होगा सम संख्या और विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित हो वह सम संख्या कहलाती है। विभाजित हो वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 चलेगा। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, लिख लीजिए इवन नंबर। अब विषम संख्या इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो, या नहीं हो वो कंडीशन लग रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित ना हो। जैसे 1 3 5 7 9 11 चलेगा। सम संख्या विषम संख्या समझ गए होंगे। तो ये हुए संख्याओं के प्रकार। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में विभाजकता का नियम, विभाजकता के नियम। ये क्या है? विभाजकता के नियम क्या होते हैं? तो कितने भी कोई भी बड़ी संख्या, मैंने यहां लिखा 49676, तो ये जो संख्या है कैसे पता लगाएंगे? ये 2 से 1 सेकंड में कैसे पता लगाएंगे? 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। तो तुरंत कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? भागा तो एग्जाम में करेंगे नहीं कि ऐसे 4 9 6 7 6, भागा तो करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? तो ट्रिक है जो आपको याद करना है, तो उसी को बोलते हैं विभाजकता का नियम। कि 4 का क्या नियम है कि हम लोग तुरंत चेक करके बता सकते हैं कि 4 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, वो संख्या चेक कैसे करेंगे? 2 से कटेगा। इसमें कैसे चेक करेंगे? तो इकाई अंक देखेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक कितनी, कोई भी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए आप, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसका इकाई अंक जो यहां दिख रहा है 0 हो
2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो पूरी संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से क्या है, वो संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णता विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया 2 से पूर्णता विभाजित होगी। अब आते हैं 3 से क्या होता है। तो किसी भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या मैंने लिखा 49684। तो इसमें एक ट्रिक ये है, किसी भी संख्या चाहे वो कितनी बड़ी हो, संख्याओं के अंकों का योग देखेंगे। 4 + 9 + 6 + 8 + 4, 9 4 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 4 31। तो 31 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं ना आता है। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे, पहले लिख देते हैं कि अंकों, सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने पर, अंकों का योग करने पर जो संख्या आएगी, और वो संख्या 3 का टेबल में आएगी, मतलब 3 का पहाड़ा में आएगा वो संख्या, तो 3 से पूर्णतः कट जाएगा। जैसे अब इसको जोड़ेंगे, 4 + 8 + 4 + 5 + 3, 3 5 8 4 12 8 20 4 24, कितना आया योग करने पर? 24 आया। क्या 3 का पहाड़ा में 24 आता है? तो हाँ सर आता है, 8 वर्ग में आता है। तो वो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ध्यान में रखना है कि कितनों बड़ी संख्या हो, तुरंत अंकों का योग करेंगे, और जो संख्या आएगी अगर वो 3 का टेबल में आता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो ध्यान में रखना ये है कि अंकों का योग करने पर 3 का क्या आना चाहिए? गुणज आना चाहिए। 3 का गुणज हो, अंकों का योग करने पर 3 का गुणज हो तो वह 3 से पूर्णता विभाजित होगी। 4 में क्या है? 2 अंक, मैंने यहां संख्या लिखा 4 5 6 7 8 9। मैंने एक संख्या लिखा, इसके 2 अंक को देखना है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार में कट रहा है, तो अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ये 4 की विभाजिकता का नियम। और एक और कंडीशन क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम सुधारते हैं, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? अंतिम 2 अंक 2 जीरो होने चाहिए। जैसे यहां संख्या के 4 9 6 7 0 0, तो ये 4 से कटेगी क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है? 2 जीरो है। तो अंतिम 2 अंक या तो 2 जीरो होने चाहिए या फिर वो 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाए। समझ में आ गया होगा 4 से। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 से क्या है नियम। 5 से नियम यह है कि इकाई अंक, इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 5 0 7 9 5, इकाई अंक 5 है तो ये 5 से 100% कटेगी। फिर से लिखते हैं 5 0 7 9 0, इकाई अंक 0 है तो ये 5 से 100% कटेगी। तो जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो कितनों से कितनों बड़ी संख्या 5 से तुरंत कट जाएगी। ठीक है, 5 से हो गया। अब 6 से क्या है? 6 से क्या? तो 6 का गुणनखंड करते हैं, 6 का गुणनखंड करते हैं 2 गुने 3। तो इसका चेक करने का एक ही नियम है, जो संख्या 2 और 3 से दोनों से कटेगा वो 6 से भी कटेगा।
ठीक है। जैसे मैंने को यहाँ संख्या लिखा 4 9 8 6, 2 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक 6 है, एक ठो पास हो गया। अब दूसरे का पास करना पड़ेगा। 9 4 13, 13 6 19, 19 8 27, तो 27 आया। तो क्या 3 का टेबल में 27 आता है? तो हाँ 9 बार में आता है। तो ये 2 का टेबल 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट रही हो तो वो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। समझ में आ गया? 6 से जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखते हैं, मिटाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं 7 8 9 10। 7 8 9 10। 7 का बहुत डिफिकल्ट है, जैसे कि बोलेंगे 343, कोई संख्या लिखे 343। इसको चेक करेंगे 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक तो आप इसको तुरंत भागा दे सकते हैं कि 7 चौके 28, कितना बच गया? 6 बच गया। तो 7 में 63 49 बार में कट जा रहा है 7 का टेबल में। तो ये हो गया भागा। अगर इसको भागा से चेक ना करे तो थोड़ा जो इसका नियम है वो भी थोड़ा हार्ड ही है। जैसे करके जो अंतिम संख्या है, लिख दिया अंतिम संख्या, तो 343 का अंतिम संख्या 3 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिए, और बची संख्या में घटाना है। तो बची संख्या 34 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, घटाएंगे तो 14 में 6 हो गया 8, बचेगा 2, कितना बचा? 28। अब ये 28 को चेक करेंगे 7 का टेबल में 28 आता है, तो हाँ 4 बार में आता है। तो आता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो इतना चेक करेंगे, उससे बढ़िया भागा दे देंगे, उससे और जल्दी हो जाएगा। तो 7 से थोड़ा डिफिकल्ट है कि अंतिम संख्या को लिखते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बची शेष संख्याओं में घटाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ये लिख दिए, तो अंतिम संख्या 4 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो हो गया 8। बची संख्या 71 है, इसमें 8 घटाएंगे, 11 में 8 गया 3, और यहां बचा 6, बचा 63। तो 7 का टेबल में 63 आता है 9 बार में, तो ये पूरा संख्या 714 कट जाएगा 7 से। तो यह चेक करने का क्या है कि अंतिम संख्या, एग्जाम्पल से आप समझ गए। जैसे यहां लिखा 714, अंतिम संख्या कितना है? अंतिम संख्या 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो जाएगा 8। और शेष बची संख्या 7 है, सॉरी 71 है। अब इस 71 में इसको घटाएंगे, इस महाशय को घटा देंगे तो आएगा 63। तो क्या 7 का टेबल में 63 आता है? तो जो बचता है ना वो 7 का गुणज होना चाहिए। तो 7 का टेबल में 9 बार में आता है, तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, उसका अंतिम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बची शेष संख्या को घटा दीजिए और देखिए टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो वो अगर आ गया तो 7 से कट जाएगा। नेक्स्ट है 8 में क्या है? तो किसी भी संख्या को ले लीजिए आप, संख्या एग्जांपल से ही समझिए। मैंने एक संख्या लिखा, इतनी बड़ी संख्या, आपको तुरंत चेक करके बताना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मैंने तो बता दिया कि हाँ कट जाएगा। कैसे कटेगा? तो इसका नियम है कि अंतिम 3 अंक देखना है। कितना देखना है? अंतिम 3 अंक को देखना है। आप देखिए अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कितना है? 568 है। क्या वो 568 8 से कट रहा है? तो हाँ कट रहा है। 8 7 56, 8 एकम 8, 71 बार में कट रहा है अंतिम 3 अंक। तो देखना वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है, तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 डिजिट अगर 3 ठो जीरो हो, अगर 3 जीरो हो तो वो 8 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान के चलो 1000 ले लीजिए, यहाँ पे 3 जीरो आपको दिख रहा है तो 8 से विभाजित होगा। आंख बंद करके आप बोलिए 8 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया कि अगर 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 3 जीरो हो तो वो 8 से पूर्णतः कट जाएगा। 9764000। अब ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित हो जाएगी? क्योंकि अंतिम 3 अंक क्या है? 0 है। तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 3 जीरो हो या वो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट 9 में। 9 का क्या कंडीशन है? 9 का कंडीशन ये है जैसे 3 का था कि अंकों का योग करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा, 4 3 ऐड करेंगे, 4 3 7 7 7 14 14 6 20 5 25 25 और यहां 2 लिख दो। अब यहां 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या उसके अंकों का योग करेंगे और वो 9 का टेबल में आना चाहिए, मतलब 9 का गुणज होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 9 से वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो वैसी संख्या जिसका अंकों का योग करने पर, अंकों का योग करने पर क्या होना चाहिए? 9 का गुणज होना चाहिए, 9 का टेबल में आना चाहिए। 9 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आप ले लीजिए 9 9 81। आपको पता है कि 9 का टेबल में 81 9 बार में आता है। अब इसको ऐड कीजिए, 8 + 1 क्या होता है? 9। क्या 9 का टेबल में 9 आता है? तो एक बार में आता है, तो 81 कट जाएगा। अब 45 ले लीजिए, 9 5 45 आपको पता है। अब इसको ऐड कर दिए, 4 + 5 हो गया 9। तो क्या 9 का टेबल में आता है? तो हाँ सर, एक बार में आता है। तो वैसी संख्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंकों का योग करने पर 9 के पहाड़ा में आना चाहिए तो वो 9 से कट जाएगा। 9 हो गया भी खत्म। अब आते हैं 10 से। इसमें क्या है? तो आसान है, बिल्कुल आसान है कि इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से कट जाएगा। कुछ नहीं देगा, बस इकाई अंक देखना। कोई भी संख्या ले लो, इकाई अंक 0 है तो ये पक्का 100% 10 से कट जाएगा। जिसका किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित 100% होगी। तो जिसका इकाई अंक 0 हो तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 11 से देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? सम तथा विषम स्थानों के अंतर अगर 0 या 7 के गुणज हो। ये मैंने क्या लिखा है? सम तथा विषम स्थानों के अंतर अगर 0 या 7 का गुणज हो। इतना लंबा क्या लिखा है बताते हैं क्या लिखा। एक संख्या लिख देते हैं, मान के चलो 121। आपको पता है 11 टेबल में 121 आता है 11 बार में। इससे छोटा सा एग्जाम्पल लिए, सम स्थान आपको पता है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इसमें सम कौन है, विषम स्थान कौन है? ये विषम स्थान में आपको पता है और ये विषम स्थान में, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे 3 है।
तो सम और विषम स्थानों के अंतर अगर 0 आएगा या 7 का गुना जाएगा। यहां लिखता हूं 121, सॉरी, यहां लिखता हूं 121। सम स्थान ये 1 में आता है, ये 2 में आता है, ये 3 में आता है। अगर काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो सम स्थान कौन हुआ? सम स्थान 2 हुआ और विषम स्थान क्या हुआ? 1 और 1 हुआ। इसको जोड़ देंगे 2 हो गया। तो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। जोड़ना है सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। कहने का मतलब विषम स्थान को जोड़ना है। विषम में 1 और 1 है, जोड़ दिए 2। अब इसको घटाएंगे तो क्या आया? 0 आया। तो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और संख्या ले लो 13, 31। सम स्थान ऐसे चेक करेंगे और ऐसे जाएगा तो 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। और ये 1 और 3 कितना हो जाएगा? 1 + 3। विषम को जोड़ रहे तो ये 4 होगा और सम को जोड़ेंगे 3 और 1, ये होगा 4। अब इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 4 - 4 = 0। तो अगर अंतर करने पर 0 आ रहा है या 7 का 11 का पहाड़ा में आ रहा है तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को योग करेंगे सबसे पहले और दोनों सम और विषम को घटाएंगे। अगर घटाने पर 0 आया या 11 का पहाड़ा में आया तो वो पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हुआ विभाजिकता के नियम। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर। जब इसके सवाल बनाएंगे तो कुछ बीजगणितीय फॉर्मूले आएंगे, उसको भी देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले जैसे a + b का होल स्क्वायर के सवाल आएंगे तो a + a² + 2ab + b² आपको पता होगा। तो बीजगणितीय सूत्र को कुछ लिख देते हैं, सवाल में इनका प्रयोग होगा। a - b का होल स्क्वायर आपको पता है, a² - 2ab + b²। a² - b² आपको पता है a + b और a - b। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों समीकरण को ऐड करेंगे, ऐड कर दिए तब एक नया फार्मूला बनता है। कैसे बनेगा फार्मूला? देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं क्या होता है, सत्यापित कर देता हूं। ये होता है प्लस इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है a² - 2ab + b²। देखिए यहां कट रहा है, क्या कट रहा है, तो 2ab कट रहा है। क्या बचा? a² और a²। एक a² 2 a² हो गया प्लस b² और b² 2b²। तो एक नया फॉर्मूला बनता है, 2 को कॉमन ले लेंगे a² + b²। तो एक नया फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर = 2 कॉमन a² + b²। ये फॉर्मूला न्यू फॉर्मूला बना। अब इसी में अगर हम घटाएंगे बीच में, देखिए नेक्स्ट में कि a + b का होल स्क्वायर अगर यहां घटाएंगे a - b का होल स्क्वायर
तब नया फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हल कर लेते हैं। इसको आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस इसको ब्रैकेट ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, आपको पता है। ब्रैकेट खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है, तो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2ab और 2ab तो हो गया टोटल 4ab। तो नया फॉर्मूला बना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर घटाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो नया फॉर्मूला क्या बना 4ab। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एक समीकरण देगा जिसमें ये दोनों फॉर्मूला बैठेगा, तो जब ये फॉर्मूला बैठेगा तो आंसर क्या आएगा 4ab आएगा, और a और b में जो भी संख्याएं होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके विपरीत a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है 4ab। आप लोग यहां देख चुके हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे फॉर्मूला को देखेंगे। अब यहां पे ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको खोल दीजिए 3 एक ठो आती है ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी खोल दीजिए तो 3a यहाँ भी तो ए बी स्क्वायर। आप दोनों फॉर्मूला कोई भी याद कर सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यों क्या आएगा, तो यहाँ प्लस था तो सब में प्लस था, यहाँ माइनस तो सब में माइनस लिखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, सब में माइनस, माइनस वाला में सारे में माइनस और प्लस वाला में सारे में प्लस। आप इसका ब्रैकेट खोल सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो, और नहीं खोलेंगे तो ये फॉर्मूला। अब आता है ए क्यू प्लस बी की क्या का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर प्लस है तो यहां प्लस लिखिए और यहां पे माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस लगाइए, यहां माइनस हो जाएंगे। अब इसी के विपरीत में ए क्यू माइनस बी क्यू, यहां माइनस लगाइए शुरू में, अब यहां में प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलों का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन क्लास चलेगा तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। तो ये वो बीजगणितीय सूत्र, आप इसका उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट में। प्रारंभिक n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होगा। प्रारंभिक n प्राकृत संख्याओं का योगफल कहने का अर्थ है 1 + 2 + 3 + 4 ... +n।
का फॉर्मूला क्या होगा? तो n इंटू एन प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होगा। n सम संख्याओं का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1। इसमें किस प्रकार सवाल बनते हैं कि बोलेगा क्वेश्चन में 20 सम संख्याओं का शुरू से प्रारंभिक 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। जितने सारे सवाल बनेंगे सारे प्रारंभिक से बनेंगे। प्रारंभिक 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो n बराबर क्या है? 20। तो तुरंत ये फॉर्मूला पुट करेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1। तो 20 इसको ऐड करेंगे तो 21 होगा। इसको गुना करेंगे 21 दूनी 42 420 है। तो आप अगर पूरा ऐड करते रहेंगे कि 2 4 6 8 10 20 सम संख्याओं का तो 420 आएगा। तो 20 सम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला क्या है? n इनपुट करना है, n इंटू एन प्लस 1। तो ये फॉर्मूला इस समय काम करेगा कि 20 प्रारंभिक 20 सम संख्याओं का योगफल, प्रारंभिक 50 सम संख्याओं का योगफल। तो ये फॉर्मूला पुट करना है कि n बराबर 50 इंटू 50 प्लस 1 तो 51 गुने 50 गुना कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया n सम संख्याओं का योगफल, n इंटू एन प्लस 1। एग्जाम्पल से भी समझ गए आप। अब आता है नेक्स्ट की n विषम संख्याओं का योगफल। n विषम संख्याओं का योगफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। जैसे बोलेगा प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल बोलेगा ज्ञात करें। एग्जाम में मान के चलिए यही क्वेश्चन आया तो आप कैसे हल करेंगे? तो आपको बस ये फॉर्मूला पुट करना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐड करेंगे 30 तक, तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे। और उसी को ट्रिक से बनाएंगे कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है कि n में आप 30 रखिए, 40 रखिए, 50 रखिए, 100 रखिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। तो n हमारा 30 है तो n स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर, मतलब 30 गुने 30 तो 3 तिहाई 9 में 2 जीरो 900। आप वैसे चेक कर सकते हैं, 900 आएगा। कितना आएगा? 900 आएगा। इतना चेक करना आपको 15 मिनट लग जाएगा। तो 30 विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, 30 इंटू 30 900 आंसर होगा। तो ये उपयोग होता है इस फॉर्मूला का। समझ में आ गया होगा? अब एक इंपॉर्टेंट और है, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें क्या है? कोई भी संख्या लिख दिए 4 9 1 7 6। मैंने ये संख्या लिख दिया। अब क्वेश्चन आएगा इस संख्या का इकाई अंक बताए। इस इतना लंबी संख्या का इकाई अंक बताएं। तो कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे? तुरंत 1 मिनट में। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो तरीका है कि सबका इकाई अंक आप देखिए और कुछ आपको देखना ही नहीं है। कितनों बड़ी संख्या, आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना? 1 3 7 और 7, ये इकाई अंक है। इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 7। आपको इकाई अंक को लिख लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 1:3 3 होता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना रखना है दिमाग में। तो 1:3
अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो होगा 21। तो 21 को हमेशा 1 रखेंगे, तो हमको निकालना है इकाई अंक। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब जब 3 को 7 से करेंगे तो आएगा 21। तो 21 का 1 लेंगे, और 1 को फिर 7 से करेंगे, 1 को फिर 7 से करेंगे तो आएगा 7। कहने का मतलब फिर से देखिए दूसरा सवाल में 4 9 6 2 3 5 2 3 5, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 5, गुना करेंगे तो आएगा 30। तो इकाई अंक क्या आया? 0 आया। तो इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों को अगर गुना करेंगे कैलकुलेटर में तो इकाई अंक 0 आएगा। ये हो गया। अब इसी संख्या में 5 6 4 2 3 4 9 2 6, अब इकाई अंक ज्ञात करेंगे कि इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक बराबर वाट। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको देखना है 4, फिर 4 है, फिर यहां 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 को 4 से करेंगे तो आएगा 16। तो 16 को हम लोग को सिर्फ 6 से देखना है। 16 को 6 लिए, अब बचा क्या है? 3, तो फिर 3 से करेंगे तो आएगा 18। तो आंसर क्या आया? 18 आया, 8 आया, सॉरी 8 आया। तो संख्या को मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 16 को 6 ले लिए, क्योंकि हमको निकालना है ओनली इकाई अंक, तो हमको दहाई अंक से क्या मतलब? दहाई अंक को छोड़ देना है, दहाई अंक से कोई मतलब नहीं। 6 आया, बचा कितना है? बचा 3 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। हमको निकालना है इकाई अंक, हमको दहाई से कोई मतलब नहीं, तो 8 होगा क्या आंसर। तो आपको इकाई अंक निकालने समझ में आ गया कैसे निकलता है इकाई अंक सो। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बराबर वाट। अब इसको तुरंत चेक करेंगे, 2 तिया 6, 6 चुके 24, 24 का 4 लेंगे, फिर 4 को 7 से करेंगे तो 28 आएगा, 28 का 8 लेंगे, फिर 8 को 6 से करेंगे तो आएगा 48। अब 48 का इकाई अंक 8 है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका इकाई अंक बराबर 8। 2 तिया 6, 6 चौके 24 का 4 लेंगे, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है। 24 का 4 लेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, 28 का 8 लेंगे, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 48 आएगा। और हमको निकालना है इकाई अंक, तो सिर्फ इकाई अंक देखेंगे, दहाई से कोई मतलब नहीं। तो हो गया ये इकाई अंक ज्ञात करना। तो आज हम लोगों ने देखा संख्याओं के परिचय में लगभग पूरे थ्योरी को हम लोग आज समझे। फिर बचे कुछ जो थ्योरी बचा है उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब क्वेश्चन आएगा, नया थ्योरी आएगा, तो बस क्वेश्चन के समय नया थ्योरी को समझेंगे। वैसे ज्यादा कुछ थ्योरी बचा नहीं है, सब थ्योरी को आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये हो गया संख्याओं का परिचय पूरा खत्म, मतलब थ्योरी हो गया पूरा खत्म। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे? इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के माध्यम से अगर कोई भी थ्योरी बच गया होगा तो क्वेश्चन के समय उस थ्योरी को समझ लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन हल करेंगे। तो जब 100 क्वेश्चन हल करेंगे तो सारे थ्योरी को से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और सारे थ्योरी आसानी से कवर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि सबको पता चल जाए कि जेटेट की क्लास यूट्यूब में स्टार्ट हो चुकी है। क्लास जो पूरे मैथ को समाप्त किया जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों पर पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन तैयारी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।